सर, आपको ये जो टॉप ग्रास रूट अवार्ड्स मिला 2023 का, ये किस क्षेत्र के लिए मिला था? तो पहले सवाल हम चिकित्सा से जुड़े हुए करते हैं। भागलपुर में एक बड़ा अस्पताल है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, और सीमांचल और कोसी के इलाके के साथ साथ झारखंड के भी बहुत सारे जिले का यहाँ पर पेशेंट आता है। टेली मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है कि टेली मेडिसिन में है कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक हो गए अथवा जो सदर अस्पताल के चिकित्सक हो गए, वो टेली मेडिसिन के माध्यम से दूर दराज के लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराएं। तो भागलपुर में उद्यमिता से युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने पर आपकी तरफ से क्या जोर होगा और रोजगार कैसे सृजित करिएगा आप? खास करके रोजगार में हमने जीविका को टास्क दिया है, जीएमडीआईसी हमारे उद्योग के हैं उनको टास्क दिया है, हमने बैंक को टास्क दिया है। यहाँ पे भागलपुर में चूँकि सिल्क के नाम से भागलपुर फेमस है, तो सिल्क में भी मैं देख रहा हूँ कि किसानों से बात करके कहाँ समस्याएं हैं उसको हम दूर करेंगे और दुरुस्त करेंगे। हमारे भागलपुर को जीआई टैग 3 चीज़ों में मिला है। एक तो मंजूसा कला में मिला है, दूसरा कतरनी में मिला है, और एक जर्दालू आम में मिला है। लेकिन जर्दालू आम और कतरनी की अगर हम बात करें तो आज भी किसान मुझे फ़ोन करके ये कहते हैं, खासतौर से कतरनी जब उत्पाद बेचने की बात आती है तो कहता है बाज़ार नहीं है, सही दाम नहीं मिल पाता है। उसके लिए बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर आप उनके साथ कैसे कोलैबोरेशन करें? भागलपुर चूँकि काफ़ी पौराणिक महत्व रखता है, यहाँ कई ऐतिहासिक धरोहर हैं, धार्मिक स्थल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो क्यों नहीं उसको पूरा एक कंप्लीट पैकेज बना करके पूरे भागलपुर को टूरिस्ट प्लेस के तौर पर रखा जाए? हमारे साथ इस वक्त बिहार कैडर के 2013 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर जी हैं, जो कि हाल ही में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी भागलपुर में मिली है। जाहिर सी बात है कि पुरस्कार भी इसे कई एक मिले हैं, तो जब पुरस्कार मिलता है अधिकारियों को तो काम करने की ऊर्जा भी बढ़ती है और जन आकांक्षा भी काफ़ी बढ़ जाती है। टॉप ग्रास रूट परफॉर्मर इन इंडियन ब्यूरोक्रेसी का अवार्ड मिला है, जो कि भारत के 23 ऐसे अधिकारियों को मिलता है जो बेहतर कार्य करते हैं। जैसा कि मैंने फेसबुक पर जो एक आम तौर पर जो भी पत्रकार रिसर्च करता है इंटरव्यू से पहले, तो मैंने देखा कि सर के फेसबुक पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, जिसमें से इसने कहा कि मैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं मैं उनसे भी बातचीत करना चाहता हूं और भागलपुर के संदर्भ में बातचीत करना चाहता हूं। तो आज हमारे साथ फ्रेम में डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी हैं, जो बतौर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं और शायद पहली मरतबा सिटी टाइम्स के फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका कि आप अंग नगरी में आए हैं। थैंक यू। सर, आपको ये जो टॉप ग्रास रूट अवार्ड्स मिला 2023 का, ये किस क्षेत्र के लिए मिला था? बेसिकली वो इनोवेशंस के लिए है। कई इनोवेशंस गोपालगंज में भी हुए थे, कैमूर में भी हुए थे। तो मुझे तो मैं खुद नहीं बता सकता कि मुझे क्यों चुना गया है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि कई इनोवेशंस हुए थे और जो उनकी टीम है, उनकी टीम ने ये चुना है, तो बेहतर वही बता पाएंगे कि हाँ कि क्यों चुना गया है, उनके किस पैरामीटर्स पे मैंने बेटर काम किया है। लेकिन इनोवेशंस काफ़ी हुए हैं। जी। किस वजह से? चूँकि आप पेशे से डॉक्टर्स भी रहे हैं, 11 साल आपने काम किया है और उसके बाद फिर यूपीएससी की नौकरी में आप आए हैं, सेवा में आए, और बिहार ही कैडर मिला, सीतामढ़ी से आप ताल्लुक़ रखते हैं और मध्यम वर्गीय किसान हैं आपके पिताजी। मैंने रिसर्च में सारी चीज़ें बात रखी है। तो पहले सवाल हम चिकित्सा से जुड़े हुए करते हैं। भागलपुर में एक बड़ा अस्पताल है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, और सीमांचल और कोसी के इलाके के साथ साथ झारखंड के भी बहुत सारे जिले का यहाँ पर पेशेंट आता है। हमने देखा है कि जब मरीजों की संख्या बढ़ती है तो वहाँ की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त नहीं रहती है, तो इस दिशा में आपका क्या सोच होगा सर? पहली सोच तो मेरी ये होगी कि मैंने डायरेक्शंस दिया है सिविल सर्जन को और पूरे हेल्थ टीम को कि हमें जो हमारे छोटे छोटे अस्पताल हैं उसे हमें काफ़ी मजबूत करना है, ताकि आम रोगी अधिकतर जो ओपीडी सेवा के लिए आते हैं, जस्ट कंसल्टेशन के लिए आते हैं। दूसरा कि मैंने कहा कि टेली मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है कि टेली मेडिसिन में है कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक हो गए अथवा जो सदर अस्पताल के चिकित्सक हो गए, वो टेली मेडिसिन के माध्यम से दूर दराज के लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, ताकि दूर से हमारे लोगों को, हमारी जनता को ट्रेवल नहीं करना पड़े और उनकी जो राशि इसमें अपव्यय होती है, भाड़े में, परिवहन में उनका समय अपव्यय होता है, ये सारे को बचाते हुए उनका हम विधिवत इलाज कर सकें। थर्ड, मैंने कहा है कि दवाओं की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त रहनी चाहिए, ताकि आम जनों को हमें सीएचसी पे भी, और सीएचसी है, पीएचसी है, एडिशनल पीएचसी है, वहाँ हम लोग मेडिसिन दे सकें। चौथा, हमने कहा है कि जो एएनसी केयर है हमारा, एंटीनेटल चेकअप होता है जो गर्भवती महिलाओं के लिए है, इस एएनसी चेकअप को हम दुरुस्त करेंगे और इसके लिए आरसीएच सर्विसेज के तहत महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, इसको हम मजबूत करें। मेरा ये मानना है कि यदि हम दूर दराज के क्षेत्रों में जितनी अस्पतालें हैं उन अस्पताल में हम बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे तो हमारे मेडिकल कॉलेज के जो ओपीडी हैं उस पर लोड कम पड़ेगा, तो वहाँ चिकित्सक बेहतर तरीके से और टर्शियरी लेवल का केयर कर पाएंगे।
चूँकि ओपीडी की से वहाँ पे वो अधिक संख्या में ओपीडी में भी लोग आते हैं और अधिक संख्या में आईपीडी में आते हैं। यदि उन मरीजों का केयर शुरू में ही हो जाए तो इसकी संख्या घटेगी, तो चिकित्सकगण बेहतर सुविधा दे पाएंगे और बेहतर सेवा दे पाएंगे। सर, आपके फेसबुक पर मैंने देखा था कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीन प्रमुख हमारे मुद्दे हैं जो कि प्रमुखता से हमें हमारे कैरियर में सूचीबद्ध है। हम जहाँ भी जाएंगे इस मुद्दों के साथ ही जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि रोजगार के अवसर भी तलाशने की आप कोशिश करेंगे। तो भागलपुर में उद्यमिता से युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने पर आपकी तरफ से क्या जोर होगा और रोजगार कैसे सृजित करिएगा आप? देखिए, सभी चीज़ें कनेक्टेड है। यदि आपको विधिवत शिक्षा मिल गई तो मुझे लगता है रोजगार के लिए आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर शिक्षा के लिए आप देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में शिक्षा विभाग के द्वारा काफ़ी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। शिक्षक पर्याप्त संख्या में हो रहे हैं। बच्चों का इनरोलमेंट को हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं, बच्चों की उपस्थिति को चेक कर रहे हैं, बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा दे रहे हैं। और आपको यह जान के खुशी होगी और आप जान रहे होंगे कि बिहार के बच्चे, देश की ऐसी कोई सेवा नहीं है और ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां काम नहीं कर रहे हैं। तो बिहार में टैलेंट भरा हुआ है, उस टैलेंट को जस्ट तराशने की ज़रूरत है। तो हम शिक्षा को मजबूत करेंगे तो हमारे बच्चे और सक्सीड करेंगे। दूसरी बात, शिक्षा से रोजगार जुड़ा हुआ है। रोजगार का कतई मतलब नहीं है कि सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में आ जाएं। रोजगार का मतलब है या तो वो सरकारी सेवा में आए, या अपनी प्राइवेट सेवा भी दे रहे हैं, या वो स्वरोजगार कर रहे हैं, वो तरह तरह का अपना बिजनेस कर सकते हैं इस माध्यम से। प्लस सेवाएं, कई सेवाएं ऐसी हैं जिसमें उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डेवलप कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि यदि शिक्षा हमारी बेहतर होगी, उससे जुड़ा हुआ रोजगार है तो रोजगार भी बेहतर होगा। मैं अभी सभी अधिकारियों की मीटिंग, एक लंबी मीटिंग अभी ली गई है। मैंने सभी अधिकारियों को टास्क दिया है, खास करके रोजगार में हमने जीविका को टास्क दिया है, जीएमडीआईसी हमारे उद्योग के हैं उनको टास्क दिया है, हमने बैंक को टास्क दिया है कि आप रोजगार के लिए लोगों को आप लोन भी आप डिस्बर्स करें। और जैसे मछली पालन है, कृषि है, कृषि में भी काफ़ी रोजगार है। बिल्कुल। तो कृषि में हम रोजगार क्रिएट करेंगे। पशुपालन है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है। इसके अलावे छोटे छोटे शॉप्स हैं, उसमें रोजगार है। इंटरनेट से कई सेवाएं देना है, इसमें रोजगार है। और भी है कि टूरिस्ट को हम अट्रैक्ट करेंगे तो उसमें हमारे कई गाइड होंगे। सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, इसमें है। आजकल आप देख रहे हैं कि स्टेनोग्राफी की सर्विसेज है, ऑनलाइन जो कई कंप्यूटर पे कई लोगों को काम पड़ता है, इसकी सर्विसेज है। तो इस तरीके से हम रोजगार को क्रिएट कर सकते हैं और एक रोजगार का बड़ा हब बन सकता है। यहाँ पे भागलपुर में चूँकि सिल्क के नाम से भागलपुर फेमस है, तो सिल्क में भी मैं देख रहा हूँ कि किसानों से बात करके कहाँ समस्याएं हैं उसको हम दूर करेंगे और दुरुस्त करेंगे ताकि लोग बेहतर रोजगार यहाँ के लोगों को मिल सके। सर, आपने कृषि की बात की, चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ आज भी एग्रीकल्चर है। बिहार का भी अर्थव्यवस्था उसी पर मूलतः कहीं ना कहीं आधारित है। हमारे भागलपुर को जीआई टैग 3 चीज़ों में मिला है। एक तो मंजूसा कला में मिला है, दूसरा कतरनी में मिला है और एक जर्दालू आम में मिला है। लेकिन जर्दालू आम और कतरनी की अगर हम बात करें तो आज भी किसान मुझे फ़ोन करके ये कहते हैं, खासतौर से कतरनी जब उत्पाद बेचने की बात आती है तो कहता है बाज़ार नहीं है, सही दाम नहीं मिल पाता है। तो इन चीज़ों पर किसानों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश आपकी तरफ से होगी? पहला तो एक जो आपने कहा, हम बाहर के मार्केट से जोड़ने का यहाँ प्रयास करते हैं। एक हमें देखना पड़ेगा कि कितने कोऑपरेटिव्स हैं, सहकारी समितियाँ हैं जो इस पर काम कर रही है। मैं सहकारी समितियों को मजबूत करने का प्रयास करूँगा, उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लाने का प्रयास करेंगे ताकि उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाने से मार्केट में लोगों को एक पब्लिसिटी तो है ही, जीआई टैग एक बहुत बड़ा टैग होता है। बिल्कुल सर। तो आम लोग परचेज कर सकें। दूसरा, हम ये प्रयास करें कि इसकी ब्रांडिंग प्रॉपर तरीके से हो ताकि बिहार में जो कतरनी चावल है एटलीस्ट सभी जिलों को हम लोग प्रोवाइड कर सके। एक चेन सिस्टम हम बनाने का प्रयास करेंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि यहाँ के लोगों को उचित दाम मिल सकेगा। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपके बगल में ही है, आपके कार्यक्षेत्र में आता है। वहाँ से किसानों को कैसे आय दुगनी हो, समृद्धि आवे और आत्मनिर्भर भी कहीं ना कहीं किसान हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि नौकरी की तरफ कम झुकाव होगा। जैसे ही आप एग्रीकल्चर में उसे रिसोर्स देंगे, रोजगार देंगे, तो वो कम हो जाएगा। तो उसके लिए बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर आप उनके साथ कैसे कोलैबोरेशन करिएगा? अरे, उनसे मैं बात करूँगा। अभी मैंने किसी विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी किसानों का वो जस्ट एक सर्वे करें कि उनकी आय में क्या बढ़ोतरी हो रही है। विभिन्न बिहार सरकार के माध्यम से विभिन्न यंत्रों का भी बंटवारा किया, यंत्रों को भी बांटा गया है किसानों के बीच में ताकि किसान अपनी उत्पादकता बढ़ा सके। और पहले भी बांटा गया है। तो मैंने कहा एक सर्वे कीजिए कि क्या उत्पादकता उनकी बढ़ी है और उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है।
या उत्पादकता उनकी बढ़ी है तो क्या और संभावनाएं हैं कि उनकी उत्पादकता को बढ़ा सकें, बेहतर मार्केट उपलब्ध करा सकें ताकि किसान बेहतर कर सकें। दूसरा, हमने उन्हें कहा है जिला कृषि पदाधिकारी को एवं उनके संबद्ध पदाधिकारी को कि सबौर यूनिवर्सिटी है हमारे पास, तो वहाँ के वैज्ञानिकों का वो लाभ लें ताकि उस लाभ को हम लोग डाउन तक लेवल तक, एक एक किसान तक पहुँचा सकें और उनकी उत्पादकता को बढ़ाते हुए उन लोगों को समृद्ध कर सकें। भागलपुर चूँकि काफ़ी पौराणिक महत्व रखता है, यहाँ कई ऐतिहासिक धरोहर हैं, धार्मिक स्थल भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो क्यों नहीं उसको पूरा एक कंप्लीट पैकेज बना करके पूरे भागलपुर को टूरिस्ट प्लेस के तौर पर रखा जाए? ये मेरे प्लान में है। जी, आपके प्लान में है, करेंगे काम सर। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि सर भागलपुर में मैं देख रहा हूँ कि नौजवान नशे की लत में ज़्यादा पड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि रोज़गार नहीं है तो इन सब चीज़ों की ज़्यादातर लत होती है और नशे में पड़ने से ज़िले का अपराध भी काफ़ी बढ़ता है, तो इस दिशा में जिला प्रशासन की तरफ से क्या कार्य होगा? और मैं यही कहूँगा कि सभी इसमें अभिभावकों को जागरूक करने की ज़रूरत है और विद्यालयों में इस पे अपने मैं डीईओ को निर्देश देता हूँ कि लोगों को जागरूक करें कि नशा तो सबसे ख़राब चीज़ है और नशा व्यक्ति को कुछ देर के लिए हो सकता है कि वास्तविकता से अलग कर दे, लेकिन नशे का जब प्रभाव खत्म होगा तो फिर व्यक्ति उसी स्टेज में होता है, इसलिए नशा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं जागरूकता अभियान एक चलाने जा रहा हूँ मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से, साथ ही अपने मैं पुलिस अधीक्षक से भी अनुरोध करूँगा कि सभी थाना के माध्यम से भी वो जागरूकता अभियान चलाएं ताकि आम जन तक उसके कुप्रभाव को हम बताएं और नशा से विमुख होने के लिए सभी लोगों को प्रेरित करें। चूँकि आप बिहार के बेटे हैं और कैडर भी आपको बिहार का मिला है, तो जाहिर सी बात है कि भागलपुर एक बड़ा ही ऐतिहासिक शहर रहता है और सबको लगता है कि अपने सेवा काल में एक मरतबा वहाँ सर्विस हम करें, लेकिन भागलपुर के साथ में एक बदनुमा दाग भी जुड़ा है। 1989 का जो सांप्रदायिक झगड़ा है वो भी जुड़ा हुआ है। यहाँ समय समय पर कभी न कभी आपसी झगड़े देखे जाते हैं। चूँकि संवेदनशील जिला है तो इस दिशा में आपके पास कभी न कभी इतना डिफ़िकल्ट टास्क आ जाएगा, इसको हैंडल कैसे करिएगा सर? और देखिए, टास्क तो मैं आम जनों के सहयोग से ही उसको हैंडल करूंगा, अपने पदाधिकारियों के सहयोग से हैंडल करूंगा जी। लेकिन मेरा एक मानना है, इतिहास को हमें भूलने का भी प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सर। घटनाएं हो गई, वो घटना एक घटना थी, एक बड़ी घटना थी, दुखद घटना थी, लेकिन हम प्रयास करें कि इतिहास को दोहराए नहीं। बिल्कुल। और उसके लिए हर व्यक्ति को इसमें सहयोग करना पड़ेगा और हमारा प्रशासन बिल्कुल अग्रसर रहेगा और हम इसे लोगों को समझा करके ही हम इसे डिस्पोज ऑफ करेंगे। भागलपुर के साथ बाढ़ भी बड़ा ही विभीषिका रूप लेकर आता है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही बाढ़ आता है तो विकास के कार्य बाधित हो जाते हैं और भारी संख्या में सर हज़ारों संख्या में लोग विस्थापित होते हैं। समस्याएं होती है कि उनके लिए कम्युनिटी किचन चलाना, तमाम चीज़ें, और अक्सर बाढ़ के समय में कहीं न कहीं पत्रकार भी अखबारों में रंगना शुरू कर देते हैं, टीवी चैनल पर चलना शुरू हो जाता है, मोबाइल स्क्रीन पर दौड़ना शुरू हो जाता है, तो इस पर तो कुछ न कुछ बड़ा प्लान आपके जहन में चलता होगा सर? देखिए, प्रकृति से आज तक कोई लड़ नहीं पाया और प्रकृति की चीज़ों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। बाढ़ है, उसके लिए कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नहीं सर। उसके लिए प्रकृति रिस्पॉन्सिबल है। प्रकृति हमें जो चीज़ देती है हमें समझना चाहिए, उसको संजोना चाहिए और प्रकृति को बचाने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। यदि बाढ़, अभी तो जस्ट मैं ज्वाइन किया हूँ, उसकी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि किस प्रकार से हम बच सकें और क्या हमारे पास माध्यम है और क्या हमारे पास ऊंचे शरण स्थल हैं जहाँ के लोगों को हम शिफ्ट कर सकते हैं। और जो प्रकृति हमें दान स्वरूप देता है, हमें इसमें स्वीकार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हम उस दान को बेहतर तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकें, उस दान को बेहतर तरीके से हम लोग कैसे शॉर्ट आउट कर सकें, इस पे हम लोग फोकस करें। भागलपुर स्मार्ट सिटी है, जाहिर सी बात है कि सब लोग यही अभिलाषा करते हैं कि मुझे गुड गवर्नेंस मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, तमाम तरह की वो सुविधाएं मिले। चूँकि हम नगर निगम में टैक्स भी अच्छा पे करते हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के आपके जहन में क्या सोच है कि सरल, सुलभ और आसान तरीके से लोगों को सुविधाएँ उनके घरों तक पहुँच जाए? हमने आज नगर पालिका के जो हमारे पदाधिकारी हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, उनके साथ ही SDO, SDPO जो कि ट्रैफिक को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन लोगों के साथ हमने बैठक किया है। DTO भी हमारे उपस्थित थे और कुछ दिशा निर्देश मैंने दिया है, जिसमें कि प्रमुख हैं, एक तो हम लाइट के ड्यूरेशन को मैंने कुछ कम कराया है, जो 70 सेकेंड्स थे उसको मैंने कम कराया है, हमने कहा एडजस्ट करो। दूसरा कि जितने भी चौक चौराहे हैं उसके आसपास में 100 मीटर के परिधि में कोई भी अनड्यू इंक्रोचमेंट हमारा नहीं रहेगा। अनड्यू जो वेंडर्स हैं, अनड्यू वेंडर्स नहीं रहेंगे।
थर्ड कि हमने कहा है कि जो गाड़ियों को लगाने का भी कहीं पार्किंग का स्थल है तो गाड़ियों को लोग तिरछा करके लगाएंगे, उसके लिए मैं पट्टी लगा रहा हूँ। जी। अन्यथा हमारी कई गाड़ियाँ घूमेंगी जो गाड़ियों को टोचन करके ले जाएंगे और पेनाल्टी और इम्पोज करके कार्रवाई करेंगे। चौथे, हमें कई टोटों के बारे में शिकायतें मिली है कि कई टोटो हैं जो अनऑथोराइज्ड रूप से भी चल रहे हैं और कम उम्र के लोग भी चला रहे हैं। उस पर मैंने डीटीओ को निर्देश दिया है कि प्रॉपर अभियान चलाएं, कार्रवाई करें। नेक्स्ट कि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनको शहर में प्रवेश करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन प्रवेश करती है, उनको हमने डाइवर्ट करने का निर्देश दिया है। और एक ऊपरी पुल है, वहाँ भी कई पार्किंग के स्थल थे, उसको मजबूत करने का मैंने निर्देश दिया है। रेलवे के पास जो पार्किंग प्लेस है उस पार्किंग प्लेस को दुरुस्त करके गाड़ियों को हमने कहा कि अंदर लगवाइए, कॉम्पैक्शन वगैरह करा करके, और लॉन्ग टर्म में प्लान दिया है। इसके साथ ही हमने म्यूनिसिपल कमिश्नर को कई निर्देश दिए हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। जीविका दीदियों का अच्छा इस्तेमाल हो, यानी जीविका का अच्छा इस्तेमाल हो, नारी सशक्त हो, इस मामले में आपका क्या सोच है? और जीविका दीदियों के बारे में मैंने अभी निर्देश दिया है डीपीएम जीविका को कि सभी जीविका दीदियों को लोन कैसे हम उपलब्ध करा पाएंगे और स्वरोजगार उसको हम कैसे करा पाएँ, इस पे फोकस करने के लिए। और कई स्कीम्स है गवर्नमेंट को स्कीम को इंटीग्रेट करके हमने टास्क दिया है। आपको इसका परिणाम बहुत जल्द मिलेगा। बहुत सालों से भागलपुर के लोग हवाई अड्डा की मांग करते रहे कि हमें सीधा हवाई उड़ान कब मिलेगा, क्योंकि इस पर कभी कभी राजनीति भी हो जाती है। लेकिन उन सबसे परे जिला प्रशासन इस मामले में क्या करेगा? क्या यहाँ के जो घटनाक्रम है उसको अवगत स्टेट गवर्नमेंट को कराएंगे? अब बिल्कुल मेरी पहल होगी कि भागलपुर को हम वन ऑफ द मोस्ट कनेक्टेड प्लेस बना दें ताकि आम जनों को काफ़ी सुविधाएं मिल सके। और भागलपुर एक बड़ा कमर्शियल हब पहले से रहा है, तो इस आसपास में काफ़ी लोगों को सुविधाएं मिल जाएगी। मेरा पूरा प्रयास रहेगा और हमने प्लान बना लिया है और डायरेक्शन भी दे दिया। एक चीज़ मैं आपसे सुझाव भी लेना चाहूँगा और सुझाव देना भी चाहूँगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत कहते हैं कि भागलपुर हवाई अड्डे की 4 दीवारी और लॉन्च वगैरह तमाम चीज़ें, करोड़ों रुपये उसमें व्यय हो गया, जबकि भागलपुर का हवाई अड्डा बहुत बरसों पहले मरनासन स्थिति में जी रहा है वो। तो ऐसी सूरत में वहाँ पर खर्चे से ज़िले के लोगों को क्या फ़ायदा है सर? देखिए, कुछ स्कीम्स है जो पहले ले ली गई है, उस पर हम लोग विचार करेंगे कि अल्टीमेटली क्या करना है। वो कमेटी डिसीजन लेगी कि फाइनली कमेटी है और जो सोसाइटी है, दोनों के सहयोग से हम लोग फिर निर्णय लेंगे। आखिर में एक सवाल सर, अंचल से जुड़े म्यूटेशंस के मामले कई आते हैं, कभी सबौर के, कभी गोराडी के, तमाम अंचलों के आते रहते हैं कि भाई वहाँ पर गड़बड़ी होती है। तो इसमें पारदर्शिता आवे, जो कहते हैं कि पहले आ जाइए और पहले नंबर लगा के पहले आप फ़ायदा ले लीजिए, तो इन चीज़ों का पैरामीटर गड़बड़ी ना हो, पारदर्शिता हो, इस पर क्या काम होगा सर? हमने अपर समर्था को निर्देश भी दिया है, अंचल अधिकारियों को ब्रीफ भी कर दिया है कि जितने भी म्यूटेशन के मामले हैं सही समय पर डिस्पोजल कराएंगे। जो सही समय पर डिस्पोजल जितने मामले नहीं हुए हैं, कुछ मामले लंबित हैं, हमने डायरेक्शंस दिया है कि विदिन 7 डेज सारे मामले को क्लोज करें, डिस्पोज अप करें। थर्ड कि कोई भी ऐसा जो जेन्युइन मामला है वो रिजेक्ट नहीं हो। और चौथा कि कोई भी गलत मामला हो एक्सेप्ट नहीं हो। ये हमने डायरेक्शंस दिए हैं। अंचल अधिकारी को थोड़ा समय लगता है क्योंकि कंप्यूटराइज्ड वर्क है और उसमें कई एजेंसी रिपोर्ट करती है, कर्मचारी है, सीआई है, सीओ है, फिर वो डिस्पोज अप उसको करते हैं। टाइमलाइंस उसमें निर्धारित है, समय लगेगा, लेकिन 15 दिनों के अंदर में सारे मामले आपको बिल्कुल दुरुस्त मिलेंगे। बस एक और आखिर सवाल, 2019 का मोटर व्हीकल एक्ट जो कहता है, क्या ये जो वाहन चेकिंग घनी आबादी में होता है ये सही है? जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि वो खुले जगह में होना चाहिए जहाँ पर दुर्घटना होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है, लेकिन शहरों में जो वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाता है, कभी कलेक्ट्रेट के पास तो कभी घुरन पीर बाबा के पास, तो क्या ये घनी आबादी में करना ठीक है? देखिए, वाहन चेकिंग अभियान का मकसद कई मकसद होता है। एक तो उसके पास वाहन का पेपर है कि नहीं, दूसरा कि जो व्यक्ति जा रहा है वो व्यक्ति अपराधी तो नहीं है। कई बार रोको टोक अभियान चलाते हैं कि व्यक्ति को रोको, उसको टोको, क्या करने जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पेपर्स हैं कि नहीं उसके पास। दूसरा, वाहन चेकिंग को गलत रूप में नहीं लेना चाहिए, आपके पास सारे पेपर्स होने चाहिए। यदि आप कुछ पेपर्स आप नहीं रखे हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस है। यदि गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस है तो सरकार को विकास के लिए राशि चाहिए, वो राशि कहाँ से आएगी? आप यदि वाहन है वो विलासिता से संबंधित चीज़ें हैं तो आपको टैक्स सर्टेन पे करना पड़ेगा, तो कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं रहे। दूसरा, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना कोई व्यक्ति यदि वाहन चला रहा है तो किसको पॉल्यूट कर रहा है? हमारे शहर को पॉल्यूट कर रहा है। तो मैंने कुछ जगहों पे जहाँ एक थाना है, थाना के पास भी लोग बता रहे थे कि वहाँ जाम लगता है। हमने जितने भी सारे कई पॉइंट्स थे जहाँ पे कि अक्सर जाम की स्थिति होती है, उसके बारे में मैंने डायरेक्शन दिया है। मुझे लगता है कि आज से ही कुछ चीज़ें सुधार में मिलेगा और कमिंग फ्राइडे तक बहुत सारी चीज़ें 80% चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी।
हमसे बात करने के लिए, सिटम टाइम से बात करने के लिए, हमें बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अंतिम में हमारे व्यूवर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, भागलपुर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे अंतिम में, संक्षिप्त में? मैं यही अनुरोध करूंगा समस्त लोगों से कि आप यहाँ के रहने वाले हैं और मैं भी अब यहाँ रहने आया हूँ। हम सभी मिल करके अपना इतना बेहतर शहर बनाएं, इतना बेहतर ज़िला बनाएं कि हम सभी के लिए बेहतर हो। और मेरा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आम जनों की जो सुविधाएं हैं, साथ ही सरकार के डिफरेंट स्कीम्स हैं, उस पर मेरा विशेष फोकस है। मैं लगातार समीक्षा कर रहा हूं और आम जनों से मैं अनुरोध करता हूं कि यदि किसी प्रकार की उन्हें कोई समस्या है तो मेरा जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, आप उस पर अपनी समस्या लेकर के भेज सकते हैं। हम उसको दुरुस्त कराने का, शीघ्र दुरुस्त कराने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे नव पदस्थापित जिला मजिस्ट्रेट डीएम साहब भागलपुर के डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, जो कह रहे थे कि हमारे पास अच्छे प्लान्स हैं और भागलपुर को हम समृद्ध भी बनाएंगे, खूबसूरत भी बनाएंगे, और जो चीज़ें इतिहास में दर्ज हुई है उसे मिटाने की हम कोशिश करेंगे। 1989 के सांप्रदायिक झड़पों पर इस तरह के उत्तर में डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा है। बातचीत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियोज़ को साझा कीजिए। चैनल है हमारे सिटी टाइम्स के यूट्यूब, वहाँ जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर पेज है, फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।